हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं और अब कैपिटल गेन का आखिरी टॉपिक 54F तक मैंने आपको समझा दिए। सेक्शन 54 से लेके 54F तक मैंने समझा दिए। वो भी आईएमपी पार्ट था, एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन, लेकिन उसमें 54G, GA, GB आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए सिंघाने में काट देना। यानी पेज नंबर 331, 332, 333 ये पेजेस आप कट कर देना, ये आपके कोर्स में नहीं है। अब आखिरी टॉपिक बचा है और वो है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का केस में। नोट्स में पेज नंबर 10 पर आए। ये पेज नंबर 10 का स्क्रीनशॉट एक बार मैं आपको यहां पर दे रहा हूं स्क्रीन पे। मैं चाहता हूं इस पूरे चार्ट को आप पहले अपनी कॉपी में लिख लें, फिर ही समझ में आएगा। और अगर लिख लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात। पहले पूरा इसी स्टाइल में इसको आप लिख लें अपनी कॉपी में, और पढ़ते हुए लिखें, समझते हुए लिखें, तो थोड़ी बात लिखते समय समझ में आए, बाकी मैं समझा रहा हूं। क्या करना है इस केस में आप देखेंगे। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में दो बात होगी, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। समझती हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कब होता है? लिस्टेड शेयर्स पर आप 12 महीने देखते हो, लिस्टेड सारी सिक्योरिटीज पर 12 महीने देखते हो, और अनलिस्टेड शेयर्स पर आप कितने देखते हो? 24 महीने। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर आप 36 महीने देखते हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर आप 12 महीने देखते हो। तो ये सारे रूल्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखे हैं, आप एक बार जाके वहां रिवाइज कर लेना कि 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने कब लगेंगे। मैं यहां आता हूं, अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो क्या और शॉर्ट टर्म हुआ तो क्या। तो आप देखें इस चार्ट में क्या लिखा हुआ है। पहले शॉर्ट टर्म की ओर आते हैं। शॉर्ट टर्म में दो बात लिखी है, विद एसटीटी और विदाउट एसटीटी। विद एसटीटी, एसटीटी मीन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इफ एनी सिक्योरिटी सोल्ड इन स्टॉक मार्केट, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट इन इंडिया, एनएसई एंड बीएसई का आपने नाम सुना होगा। अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हो तो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज में एक शेयर भी अगर आपने बेचा या खरीदा तो आपको खरीदने पे, बेचने पे एसटीटी लगता ही है। हालांकि उस एसटीटी का यहां पर कैपिटल गेन में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, ना उसको कॉस्ट में ऐड करना है, ना सेल्स में से माइनस करना है। यानी परचेस पे जो एसटीटी दिया वो परचेस के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, और सेल्स पे जो एसटीटी दिया वो सेल्स में से माइनस भी नहीं होता है। बाकी एक्सपेंडिचर माइनस होते हैं लेकिन एसटीटी नहीं होता है। बट फिर भी चेक करना है कि विद एसटीटी या विदाउट एसटीटी, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। और नहीं भी लिखा है तो आप समझ जाना, जितने भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है डेफिनेटली वो 99% केसेस में वो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही बिकती। ठीक है। और विदाउट एसटीटी का मतलब, विदाउट एसटीटी का मतलब है कि जहां पर आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा, अलग से बेचा। अलग से कैसे? जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड को अपने डीमेट अकाउंट से उसके डीमेट में ट्रांसफर कर दिया, तो मार्केट से बाहर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हुआ ना, ठीक है। भले लिस्टेड सिक्योरिटी था, हम रिलायंस का शेयर ऑफ मार्केट बेच सकते हैं। मेरी इच्छा, मैं अपने फ्रेंड को बेचना चाहता हूं, नहीं चाहता स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं जाना मुझे, तो मैं डायरेक्ट बेच सकता हूं। बायबैक में ऐसा होता है, कंपनी जब बायबैक करती है तो आप सीधे कंपनी को शेयर देते हो, कंपनी आपको पैसा देती है। यानी आपने एक तरीके से शेयर्स किसको बेच दिए? कंपनी को। स्टॉक एक्सचेंज कहां है बीच में? तो कई बार ऐसा होता है, चाहे लिस्टेड हो या कोई से भी शेयर्स हो। अनलिस्टेड में तो हमेशा ही क्या होगा? विदाउट एसटीटी। अनलिस्टेड में तो आप, अनलिस्टेड वर्ड लिखा है मतलब विदाउट एसटीटी, लेकिन लिस्टेड में भी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, बायबैक या अदर ट्रांजैक्शन। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ये हमें दिख जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी आप देखो, दो पॉइंट तो ये दिख रहे हैं आपको। लॉन्ग टर्म में भी विद एसटीटी दिखा हुआ है, विदाउट एसटीटी, और शॉर्ट टर्म में भी विद एसटीटी, विदाउट एसटीटी। अब शॉर्ट टर्म में पहले समझा दो। शॉर्ट टर्म में विथ एसटीटी अगर हुआ तो टैक्सेबल होगा एट द रेट 15% अंडर सेक्शन 111A। इस सेक्शन 100% याद रखना है, बहुत बार आएगी। और इस फ्लो चार्ट को आप हमेशा ध्यान रखो। मैंने जैसे पहले भी आपको सैलरी हेड में कार के बारे में बताया था, तो हम 1 बाय 1 चलते, सीधे यहां मत आ जाना। पहले सोचना शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म है तो एसटीटी है, विदाउट एसटीटी? एसटीटी है, आंसर यस आया, तो 15% से टैक्स लगेगा। यानी टैक्सेबल तो है, बट स्पेशल रेट है 15%, फ्लैट रेट। ठीक है ना, 15% जो भी हो। आप भले कितना भी कमाते हो, 10 लाख, 50 लाख,
जितने भी कमाते हो आपको टैक्स की रेट 15% देना है। और विदाउट एसटीडी हुआ तो विदाउट एसटीडी टैक्सेबल एज नॉर्मल इनकम, नॉर्मल स्लेब। यानी अगर विदाउट एसटीडी शॉर्ट टर्म लिखा है, या यूं कह सकता हूं कि अगर 111A नहीं लिखा हुआ आ रहा है, 111A अगर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मतलब समझ जाओ सिंपल शॉर्ट टर्म है। और ये वाली बात सिर्फ शेयर्स पर नहीं है, जो लास्ट है विदाउट एसटीडी, क्योंकि ज्वेलरी बेची तो एसटीडी कहां लगता है। तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अलावा बाकी चीजों पे भी अगर शॉर्ट टर्म होता है तो वो नॉर्मल इनकम की तरह माना जाता है, यानी सैलरी इनकम, अदर सोर्स, ऐसा होता है ना। ये सारे इनकम टोटल लगाते हैं, फिर इन सब इनकम पर कोई स्पेशल रेट होती है क्या? नहीं, इन सब पे हम नॉर्मल स्लैब लगाते हैं, पहले 2.5 लाख तक नहीं, फिर उसके बाद 5% वगैरह वगैरह। तो सारे शॉर्ट टर्म आप ऐसे याद रख लें, जितने भी शॉर्ट टर्म होते हैं, चाहे मकान का हो, ज्वेलरी का हो, कहीं भी शॉर्ट टर्म हो। और ये शेयर्स का स्पेशल केस कि अगर यहाँ विदाउट एसटीडी अगर शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मल स्लैब लगाना है, नॉर्मल इनकम ट्रीट करते हैं। क्लियर है? तो बस शॉर्ट टर्म पे इतना सा याद रखना है। तो शॉर्ट टर्म फिर भी इजी है। शॉर्ट टर्म शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का है विद एसटीडी तो 111A 15%, अदर केसेस में नॉर्मल स्लैब। क्लियर? प्रॉब्लम तो सारे लॉन्ग टर्म में है। अब जरा लॉन्ग टर्म को ढंग से समझ लें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी विथ एसटीडी और विदाउट एसटीडी दिया हुआ है। विथ एसटीडी मतलब वही थ्रू स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, और विदाउट एसटीडी मींस बाय बैक या ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। अब विथ एसटीडी अगर हुआ लॉन्ग टर्म विथ एसटीडी, आपको ध्यान समझना है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विथ एसटीडी लॉन्ग टर्म, और नीचे एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है। तो कौन सी सिक्योरिटी एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038 इफ इट इज लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, सिर्फ इक्विटी शेयर्स, और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बस। बाकी सिक्योरिटीज पर नहीं। तो अगर विथ एसटीडी इक्विटी शेयर बेचे या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डेट ओरिएंटेड की बात नहीं करता हूं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ये वर्ड लिखा आएगा, यानी वो म्यूचुअल फंड जो आपका पैसा अधिकांश इक्विटी में ही लगाता है, किसी और जगह नहीं लगाता है, वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाता है। तो इफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड देन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038 विथ एसटीडी। कितना एग्जेम्प्ट होगा तो उसके लिए नीचे अमेंडमेंट आया था असेसमेंट ईयर 19-20 में, वो मैं बाद में बताता हूं। 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट रहता है, उसके बाद टैक्स लगता है। तो ये बात हम नीचे अलग से करेंगे। तो फिलहाल आप ये करेंगे कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी शेयर्स इफ सोल्ड विथ एसटीडी देन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038। विदाउट एसटीडी पर आते हैं। विदाउट एसटीडी में लॉन्ग टर्म विदाउट एसटीडी, तो लॉन्ग टर्म विदाउट एसटीडी अगर है तो टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 112 @20%। ये नॉर्मल रेट है सारे लॉन्ग टर्म पे, यहां शेयर्स में लिखी हुई है विदाउट एसटीडी हो तो। और वैसे भी लॉन्ग टर्म जितने भी कैपिटल गेन होंगे, चाहे वो शेयर्स पे हो, चाहे वो ज्वेलरी पर हो, डायमंड पर हो, मकान पर हो, किसी पर भी हो, लॉन्ग टर्म ऑलवेज 112 सेक्शन में 20% से टैक्सेबल होता है। तो ये नॉर्मल रेट याद रख लोगे आप। अब यहीं पर एक ऑप्शन निकला हुआ, आप ध्यान से देखें, एरो बना हुआ है, दिख रहा है? इसमें क्या लिखा हुआ है? विदाउट एसटीडी है, लेकिन ऑप्शन फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सक्लूडिंग डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को छोड़ के बाकी लिस्टेड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, लिस्टेड का ऑप्शन है। लेकिन लिस्टेड सिक्योरिटी वो भी विदाउट एसटीडी, यानी आपने लिस्टेड थी लेकिन शेयर मार्केट में नहीं बेची, आपने ऑफ मार्केट में बायबैक या किसी और तरीके से बेची। तो लिस्टेड सिक्योरिटी पे एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन? विथ इंडेक्सेशन, यानी अगर लिस्टेड सिक्योरिटी बेची आपने, लिस्टेड जैसे डिबेंचर्स बेच दिए या शेयर्स बेच दिए या कुछ भी ऐसी सिक्योरिटी बेच दी, बॉन्ड्स वगैरह कुछ भी, तो आपको क्या करना है? आपके पास दो ऑप्शन, क्या दो ऑप्शन दिए उन्होंने? दो ऑप्शन ये है आपके पास कि आप इसमें ध्यान से पढ़ें, विथ इंडेक्सेशन करेंगे तो 20%, विदाउट इंडेक्सेशन करेंगे तो 10% टैक्स लगेगा। यानी अगर मैं सेल्स मान लो 10,000 की है, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो अगर मैं इंडेक्सेशन करता हूं तो हो सकता है 5,000 रुपए का इंडेक्सेशन करने के बाद मेरे 7,000 हो जाए।
और यहां विदाउट इंडेक्सेशन करता हूं तो फिर 5 पूरे लिखना पड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट। तो विदाउट इंडेक्सेशन अगर करते हैं हम, विदाउट इंडेक्सेशन, और ये विथ इंडेक्सेशन अगर हम करते हैं तो यहां 3000 आता है, यहां 5 आता है, तो इस पर आपको 20% टैक्स लगेगा और इस पर आपको 10 लगेगा। ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब आप समझते हो ना, ऑप्शन इसका मतलब असेसी की इच्छा पर है, कोई हायर लोअर का कंसेप्ट नहीं। आपकी इच्छा होती है टैक्स दो, आपकी इच्छा होती है टैक्स दो, तो डेफिनेटली व्यक्ति कौन सा वाला टैक्स देगा। ऐसे 50,000 आ रहा है, ऐसे 60,000 आ रहा है ना। तो प्लानिंग है यहां पर भी, तो आप ध्यान रखना, ये फ्लो चार्ट ऐसे याद नहीं रहेगा, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा तब याद रहेगा, इसलिए आपको अभी यहाँ 20-30% समझना आएगा। लेकिन अगर अच्छा समझना है तो वो सैलरी वाला कार वाला कंसेप्ट याद रखना कि अपन कैसे करते थे, यानी एकदम सीधे यहां मत चल जाना, पहले देखना लॉन्ग टर्म है, यस विदाउट एसटीटी है या विद एसटीटी, विदाउट एसटीटी है, यस विदाउट एसटीटी में क्या लिस्टेड है यस आंसर, तो आप ऑप्शन लगा दो। ऑप्शन ये कि इंडेक्सेशन फैसिलिटी लोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये भी एक फैसिलिटी है। जब गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दे दी तो फिर टैक्स गवर्नमेंट ज्यादा लेगी, और यहां पर आपने कॉस्ट नहीं बढ़ाई तो गवर्नमेंट ने दूसरी फैसिलिटी दे दी कि आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो प्लानिंग हो जाएगी यहां। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन में करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा, चिंता मत करो। तो मुझे इसको करके देखना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन 2 बार करके देखना पड़ेंगे, एक बार ऐसे करके देखना पड़ेगा और एक बार ऐसे करके देखना पड़ेगा। जिसमें टैक्स कम आएगा, यहाँ 60 आ रहा है या 50 आ रहा है, ये बेस्ट है, तो मैं ये कट कर दूंगा, ये सिलेक्ट कर दूंगा, एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। बट दिस ऑप्शन अवेलेबल इन केस ऑफ ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड पर नहीं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते ही नहीं है, यानी उन पे कभी भी नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा, और ये एकदम नहीं क्लिक होगी बात, आपको पूरा फॉर्मेट, ये जो पूरा चार्ट में बता रहा हूं ना, ये आपके माइंड में पूरा फिट हो जाना चाहिए। तो 3 केस बड़े इजी निकले। लॉन्ग टर्म का विदाउट एसटीटी ठीक था, ये कुछ खास बात नहीं, इजीली याद हो जाए। शॉर्ट टर्म में तो बहुत इजी था, शॉर्ट टर्म ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं, विद एसटीटी हो तो भी, विदाउट एसटीटी हो तो भी। बस आपको इतना से याद रखना है, विद एसटीटी है तो 15% और विदाउट एसटीटी है तो नॉर्मल रेट से टैक्स हमेशा है। अब प्रॉब्लम सारी फर्स्ट वाले केस में है, ये हम और डिटेल पढ़ लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में विद एसटीटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, मैंने बताया एग्जाम होगा अंडर सेक्शन 1038, लेकिन सारी सिक्योरिटी एग्जाम नहीं होगी, सारे सिक्योरिटीज एग्जाम नहीं होगी, सारी सिक्योरिटी पे तो वही 20% टैक्स लगेगा। 1038 में विद एसटीटी सिर्फ दो ही सिक्योरिटी एग्जाम होगी, और वो होगी इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यानी यहां पर भी आप साइड में ये लिख सकते हो विद एसटीटी वाले जगह पर कि इन केस ऑफ अदर सिक्योरिटीज टैक्सेबल एट द रेट 20%। तो लॉन्ग टर्म अदर सिक्योरिटीज टैक्सेबल 20%, लॉन्ग टर्म equity shares and equity oriented mutual fund are exempt under section 1038 up to ₹1 लाख। उसके लिए नीचे आए, एक एरो बना के अमेंडमेंट बताया, अंडर सेक्शन 112A, एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ था। वो ये बोल रहा था कि अंडर सेक्शन 112A, याद रखना है, एट द रेट 10% इफ LTCG इज एक्सीडिंग 1 लाख, तो 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट हो गया। तो एग्जाम्पशन का सेक्शन कौन सा हुआ, 1038। और उसके ऊपर यानी सपोज मान लो 1,50,000 है, तो 1 लाख एग्जाम्प्ट हो गया 1038 में, और जो 50,000 है उस पर फ्लैट रेट है, 10% टैक्स लगेगा 112M। ये सेक्शन याद रखना। ऐसा किस केस में होगा, ऐसा होगा लिस्टेड विथ एसटीटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इफ सच, और कंडीशन और भी देखें आप, सेक्शन 112 की कंडीशन पहले तो ये हो गई कि 1 लाख से ऊपर हुआ तो 10%। दूसरा, इफ सच ट्रांजेक्शन अंडरटेकन ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर LTCG एट द रेट 10% इवन इफ एसटीटी नॉट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई शेयर्स आउटसाइड इंडिया, बाहर किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में बिके, वहां एसटीटी थोड़ी ना लगता है, एसटीटी तो अपने इंडिया में लगता है। तो उस केस में 10% लगेगा इवन इफ एसटीटी नॉट पेड, यानी विदाउट एसटीटी हुआ तो भी 10% लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये पॉइंट अपने काम का इसलिए नहीं है क्योंकि जनरली हमें कोई क्वेश्चन इंटरनेशनल मार्केट के नहीं दिए होते हैं। वैसे कई कंपनी अपने इंडिया की जो है वो अमेरिका में भी रजिस्टर्ड, तो हमें उसके कोई क्वेश्चन नहीं दिए हुए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट 10%।
तो ये जो 112A में टैक्स निकलवाऊंगा उसमें आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। ये 87A की रिबेट क्या होती है, तो टैक्स कैलकुलेट होने के बाद एक रिबेट होती है। डिडक्शन और एग्जम्पशन इनकम तक होते हैं, लेकिन जब टोटल इनकम आ जाती है, टोटल इनकम का टैक्स कैलकुलेट होगा और टैक्स में से भी कुछ टैक्स यानी टैक्स का कुछ एग्जम्पशन मिलता है, उसको हम रिबेट बोलते हैं। तो 87A रिबेट नॉट अवेलेबल। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब मैं टैक्स कैलकुलेट करवाऊंगा तब बताता हूं, और इस चैप्टर से हम टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसीलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में टैक्स कैलकुलेशन और खास टैक्स कैलकुलेशन इस चैप्टर में थोड़ा अलग अलग है। देखो आप ऊपर ही कितनी स्पेशल रेट आ गई, अलग अलग, कहीं 15, कहीं 10, कहीं 20, इसलिए मुझे ये चैप्टर समझाना जरूरी है। इफ दिस सेक्शन अप्लाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी कंप्यूटेड एज अंडर, ये है सबसे खतरनाक पॉइंट, है ना, डी फॉर डाउट वाला पॉइंट, कि अगर ये सेक्शन अप्लाई हुई तो इस सेक्शन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अजीब तरह से निकालने के लिए कहा है। कैसे, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1920 इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बीइंग, कौन सी कैपिटल असेट, इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज और एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, दोनों टाइम पर एसटीटी पे किया हो तो सेक्शन 112A में एग्जम्पशन मिलता है, और तब जाके, और ये कंडीशन फुल, तब जाके टैक्स 10% लगता है। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बस बेचते समय एसटीटी दिया हो, खरीदते समय नहीं दिया हो, चलेगा। ठीक है, तो ये दो बात, तो बात वही जो ऊपर पढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म में विथ एसटीटी, यही बात पढ़ी थी हमने। यहां इतनी सी बात नहीं आ गई कि विथ एसटीटी बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के टाइम तो एसटीटी निश्चित दिखेगा आपको, खरीदते समय भी होना चाहिए, तो ही 112A एप्लीकेबल होगी। लेकिन इसके एक्सेप्शन बताता हूं मैं आपको, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, है ना, एरो बना के नीचे खाली जगह छोड़ रखी मैंने, तो वहां लिख सकते हैं एक्सेप्शन ये है कि इफ इन केस शेयर्स डायरेक्टली इश्यूड बाय कंपनी, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, then STT at the time of purchase not required, or any other case is notified by सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कई केस ऐसे होते हैं, कंपनी ने डायरेक्ट इश्यू किए तो हमको स्टॉक एक्सचेंज में जाना ही नहीं पड़ा, हमने कंपनी से सीधे खरीद लिए थे, तो तब एसटीटी कहां से देंगे, बोनस शेयर्स मिले तब हम एसटीटी कहां से देंगे, तो ऐसी कंडीशन में एसटीटी की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन बेचते समय एसटीटी होना चाहिए। ये बात तो मैंने ऊपर टॉप पे उस फॉर्मेट में लिख दी थी, विथ एसटीटी का ही केस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ये परचेज वाली बात एक थोड़ी सी इंसर्ट हो गई यहां पर, बस इतनी सी जगह पे, बाकी आप मैक्सिमम सेल पे आ जाया रखना, बट ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानना है, तो लिखा एक्वायर्ड बिफोर 1 Feb 2018, मतलब 31 जनवरी 18 या उससे पहले पहले जो शेयर्स एक्वायर किए थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल बी हायर ऑफ, तो उनकी कॉस्ट क्या मानेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट जितने में आपने खरीदे वो, और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट, और कह के सर्कल बना ले, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। कुछ समझ में नहीं आया सर हमको, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो इस बात को समझने के लिए हमको आना पड़ेगा सिंघानिया पेज नंबर 341। यहां पर आप एग्जाम्पल के वहां लिख लेना पेज नंबर 341, और ये इलस्ट्रेशन में एक बार आपको यहां पर स्क्रीन पर भी दे देता हूं, जिन लोग के पास बुक अवेलेबल ना हो वो यहां से चेक कर लेना। क्या कहा मैंने, पहले तो इसके पीछे की कहानी बताता हूं, हुआ क्या था। एक्चुअली क्या हुआ कि अचानक से जब शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब भी हुआ करता था विथ एसटीटी वाला केस, विथ एसटीटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स 1038 में सारा एग्जाम्प्ट हुआ करता था, सारा एग्जाम्प्ट हुआ करता था, कोई लिमिट नहीं थी, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जितने भी है, और सबके लिए इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म। तो बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो लोग, और डेफिनेटली विथ एसटीटी मतलब लिस्टेड होगा, लिस्टेड मतलब 12 महीने, यानी 12 महीने एक दिन बाद अगर बेच दे तो सारा टैक्स बच सकता था। तो कई कंपनी ने ऐसा किया कि शेयर्स होल्ड किए, 12 महीने एक दिन बाद बेच दिए और पूरा कैपिटल गेन एग्जाम करवा दिया।
तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने 2018 का जब बजट आया तो उन्होंने बजट में अचानक से ये वाला कंसेप्ट ला दिया। क्या कंसेप्ट ला दिया 2018 में कि भाई अब ये 1038 में एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो छोटे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स थे जो ये सोच के बैठे, जो प्लानिंग करके बैठे थे कि अपना ये वाला कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होता है, टैक्स बचेगा, क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम कमाते हैं। अब जो कमाते हैं उसमें से भी अगर टैक्स निकल जाएगा तो क्या बचेगा। तो उनकी प्लानिंग बिगड़ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा उनको रिलैक्सेशन देते हैं। तो एक रिलैक्सेशन तो क्या दिया उन्होंने कि चलिए ठीक है, आपका अप टू 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं अंडर सेक्शन 1038। तो 1038 की लिमिट 1 लाख कर दी गई बस। लेकिन कंसेप्ट वही लॉन्ग टर्म होना चाहिए, नंबर 1 विथ एसटीडी होना चाहिए, ठीक है, और इक्विटी शेयर्स होना चाहिए या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होना चाहिए। बस इन 2 केसेस में 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर दिया। उसके बाद क्या, बाकी लोगों का क्या, भाई ये तो ठीक है 1 लाख तक का एग्जेम्पशन मिल गया, लेकिन जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लगा रखे थे या और ज्यादा रुपए लगा रखे थे उनकी भी तो प्लानिंग बिगड़ गई। तो गवर्नमेंट ने उनको भी रिलैक्सेशन दिया, उनको ये कहा कि चलो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि आपने जब भी खरीदा था, आपने आज से मान लो 5 साल पहले खरीदा था प्लानिंग के तहत कि आराम से बेचेंगे, तो आपने हो सकता है कि 2014 में 1 दिसंबर 2014 को आपने खरीदे थे कोई इक्विटी शेयर्स 50,000 रुपए के। ये कॉस्ट है आपकी, क्या ये कॉस्ट है। उस टाइम पर भी आपने एसटीडी दिया था, बट एसटीडी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। और अब 31 जनवरी 2018 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 75,000 रुपए। कितने हो गए? 75,000। तो गवर्नमेंट ने एक कट ऑफ डेट रखी है, यहां हो गई फेयर मार्केट वैल्यू। यानी अगर वो 31 जनवरी को बेच देता, यानी कल तक, आज बजट आया, कल तक के डेट में अगर वो बेच देता तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो वो क्या होता? एग्जेम्प्ट। और हो सकता है ये 50,000 का शेयर 7,50,000 का हो जाए, कोई भरोसा है क्या? इतने सालों में तो इतना हो भी सकता है। तो मान लो कि शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू जो भी हो गई 2.5 लाख मान लेते हैं, तो ये एप्रिसिएशन जो हुआ ये उसका कायदे से एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, यही प्लानिंग में था वो। अब आपने उसकी प्लानिंग बिगाड़ दी, अचानक से ये अमेंडमेंट लाके, और आपने प्लानिंग बिगाड़ दी उसकी। अब अगर मान लो वो बेचता है इस 1 फरवरी या उसके बाद बेचता है, सपोज इस ईयर में बेचता है, 2019 में बेच रहा है, 2019-20, इस ईयर में वो बेच रहा है, इसको सेल कर रहा है 8 लाख रुपए में। कितने में? 8 लाख रुपए में बेच रहा है 19-20 में। तो अब ऐसी कंडीशन में आप इंडेक्सेशन करवाओगे उसका 50,000, यानी उसका तो कैपिटल गेन टैक्सेबल करवा दिया आपने। तो गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया, क्या कि एक काम कर लेते हैं, आपकी कॉस्ट 50 नहीं मानते हैं, हम आपकी कॉस्ट बदल देते हैं, आपकी कॉस्ट यही मान लेते हैं, चलो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी क्या कहा, कॉस्ट क्या मानना है इस केस में? कंडीशन आपको याद रहेगी, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। सेक्शन 112A कब लगेगा? व्हेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड विथ एसटीडी, ऊपर वाला कॉलम पूरा याद रखना। एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1038 अप टू ₹1 लाख। आफ्टर दैट टैक्सेबल रेट 10%, 10% से टैक्सेबल होगा 112A में। अब यहां आ गए तो 10% टैक्स जो निकालना है वो गेन पे निकालना। वो गेन कैसे कैलकुलेट करें? तो गेन ऐसे कैलकुलेट करें कि नंबर 1 सेल्स कंसेशन लिखें, नंबर 2 क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या? तो यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब 50,000 से नहीं है, नॉर्मल केस में 50 लेते हैं, इस केस में हम क्या लेंगे? वही लास्ट में बताया आखिरी में कि इफ शेयर्स एक्वायर्ड बिफोर 1 Feb 2018, इससे पहले अगर एक्वायर किए, उसके बाद एक्वायर किए तो ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर एक्वायर किए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल बी हायर ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और हायर ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 50,000, यानी अगर ये ज्यादा हो तो ये लो, और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच असेट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच असेट
और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, इन दोनों में से जो लोअर हो, तो इन दोनों में से लोअर क्या है, ये, यानी आपको एक्चुअल कंसिडरेशन चेक करना है। कभी कभी हो वो 1 फरवरी का, कभी भी हो 19-20 में हो, 20-21 में, 21-22 में, कभी भी हो 8 लाख है, जब भी बेचोगे आप, कितने भी साल बाद बेचो, तो एक्चुअल कंसिडरेशन और फेयर वैल्यू, इन दोनों में से क्या लेना है, लोअर। क्या है लोअर, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख या 50,000, इन दोनों में से हायर लेना है, तो क्या आएगा है 2.5 लाख। यानी इस 2.5 लाख को मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2.5 लाख। यानी एक तरीके से उन्होंने आपका जो 2 लाख का कैपिटल गेन है वो एग्जाम कर दिया ना इनडायरेक्टली। आप समझो, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, रूल्स में मत फंसो। उन्होंने एक तरीके से आपका कैपिटल गेन एग्जाम कर दिया, यानी यहां से यहां तक का एप्रिसिएशन उन्होंने एग्जाम करवा दिया आपका। आपको सीधे कॉस्ट 2.5 लाख लेने के लिए कहा, यानी आपको ये कह दिया कि ये मान लो आपके सारे शेयर्स, जो जितने पुराने शेयर्स थे वो सब उठ के और यहां आ गए, इस दिन आ गए, और ये जो फेयर वैल्यू ये उसकी कॉस्ट। और अगर वही कॉस्ट ज्यादा होती 350, तो फिर स्वाभाविक बात है व्यक्ति बोलता है कि 350 तो मान लो कभी कभी ऐसा होता है फेयर वैल्यू कम भी हो जाती है, तो इसलिए क्या रूल बनाया, विच एवर इज हायर, तो ओरिजिनल कॉस्ट ये लेना है, और इधर क्या लेना है, फेयर वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन विच इज लोअर, इनमें से जो कम होगा वो लेना है, फिर उसको कंपेयर करना है। जैसे हम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करते MVFR फिर SR, तो वैसा कंसेप्ट याद रखो, है ना। यानी अगर मैं इसकी स्टेप लिखवाता हूं, तो इसकी स्टेप का मतलब क्या हो गया, इसकी स्टेप में आपको करना ये है कि ओरिजिनल कॉस्ट, पहली बात तो ऐसा लिखे, व्हेन सेक्शन 112A एप्लीकेबल, जब 112A अप्लाई होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म विथ एसटीटी वाले केस में, ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में 1, 2, 3 शर्त खास रखना, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, विथ एसटीटी होना चाहिए और इक्विटी होना चाहिए। उस केस में 112A जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू क्या होगी, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट जो भी होगी आपकी वो, या फिर उसको किससे कंपेयर करना है, ठीक है, तो एक तो ओरिजिनल कॉस्ट, दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 18, ये डेट फिक्स है, इसी दिन की लेना है, इसके बाद की उससे पहले की नहीं लेना है। हाँ, इस दिन छुट्टी अगर हो, मान लो पब्लिक हॉलिडे, तो उससे पहले जो भी लास्ट प्राइस हो, और फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसका भी मैंने लास्ट पेज पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है। भाई जितने भी शेयर्स लिस्टेड होंगे, तो उनके तो शेयर मार्केट में जो भी आखिरी बार प्राइस रही होगी, मान लो इस दिन मार्केट ऑफ था, तो इससे पहले वाले दिन जब भी, तो वो फेयर वैल्यू हो जाएगी। तो स्टॉक मार्केट की प्राइस फेयर वैल्यू तो मानी जाती है। अनलिस्टेड शेयर्स हुए, मान लो इस तरह के शेयर्स हुए जो उस दिन 31 मार्च के लिस्टेड नहीं थे, तो उन सब के बारे में भी मैंने उसमें लिखा हुआ, उस कंडीशन में आप वहां की उसकी नेट बुक वैल्यू ले लेंगे, तो ये बात आप पढ़ेंगे उसमें। तो फेयर वैल्यू लेना है, या फिर क्या लेना है, या फिर एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, एक्चुअल कंसिडरेशन, इन दोनों में से जो लोअर आएगा वो आपको बाहर लिखना है, और फिर इन दोनों में से जो हायर आएगा वो आपको लेना है। ये होगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कॉस्ट निकालने का तरीका आ गया। अब बेचे कभी भी, जब भी बेचोगे 19, 20, 20, 21, 21, कभी भी बेचो, 1 फरवरी के बाद कभी बेचो, आप 18, 19 में बेचो, 19, 20 में कभी बेचो, जब भी बेचोगे सेल्स हो जाएगी और कॉस्ट ऐसे निकाल लेंगे हम। ठीक, एक लाइन और वहां लिख लेना, जो अपने 112A की कंडीशन है वहीं पर एक लाइन और लिख लेना, व्हेन 112 एप्लीकेबल, इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। इस सब बातों को समझने के लिए हम आते हैं पेज नंबर 341 सिंघानिया। एक केस दिया हुआ, देखो केस 1। केस 1 में 5 सिचुएशन दे रखी, मैं 5 समझाता हूं, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन September 20, 2017
ओरिजिनल कॉस्ट सभी की दे रखी है, तो सभी की ओरिजिनल कॉस्ट जो है सितंबर 17 की ओरिजिनल कॉस्ट, इन सब की ओरिजिनल कॉस्ट। पहले केस में ओरिजिनल कॉस्ट 410 है, फिर 710 है, फिर 900 है, 800 है और 30 रुपए, ये ओरिजिनल कॉस्ट। फिर क्या ढूंढना है मुझे, फेयर मार्केट वैल्यू। तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा क्या रहेगा, फेयर मार्केट वैल्यू कब की, 31 जनवरी 18 की। वो आपको क्वेश्चन में दी होगी, हमें क्या पता। तो वो है 730, 780, 300, 1000 और 100, कहीं कम कहीं ज्यादा, देखो आप। और इसको कंपेयर किससे करना है, इसको करना है एक्चुअल सेल्स से। एक्चुअल सेल्स कब हुई इनकी, 15 मार्च 20 को हुई, 15 मार्च 20 को हुई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेचने की डेट कभी भी हो, बेचने की डेट तो ये डिसाइड करेगी टैक्स किस ईयर में आएगा, तो टैक्स तो आएगा मार्च 20 में, तो 19-20 में। अब यहां 760 है, 650 है, 910 है, 825 है और 400 है। तो रूल के हिसाब से क्या, ओरिजिनल कॉस्ट तो ये लेनी ही है आपको, और इन दोनों में से क्या लेना है आपको, इन दोनों में से आपको लोअर लेना है, इन दोनों में से लोअर लेना है। यानी लोअर क्या रहेगा, यहाँ 730, यहाँ लोअर 650, यहाँ 300, यहाँ 825 और यहाँ 100। तो जो लोअर आएगा उसको आपको कंपेयर करना है इससे, है ना। अब जो लोअर आएगा उसको कंपेयर कैसे करना है इससे, और क्या आएगा, हायर। मतलब हायर क्या है, यहाँ 410 के 730, 730, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 730 रुपए। यहां क्या हो जाएगी 710 रुपए, यहां क्या हो जाएगी ये या ये, यानी जो दूसरा वाला है उसको आप कट ही कर देना। जो लोअर है वो लिया मैंने, ये लोअर था, ये लिया, ये लोअर था, ये लोअर था, ऐसे तो दूसरा कट कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहां पे कंपेयर करूंगा तो ये और ये तो 900, यहां पर ये और ये यानी कि 825। तो इस तरीके से विचेवर इज हायर आ जाएगा। और एक और बचा है, लास्ट बचा है, तो यहां 100, तो ये हायर लेना है। हायर इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये कॉस्ट हो गई। अब इस पे इंडेक्शन तो होना नहीं, कभी भी बिके, ये 19-20 में बिके, 20-21 में बिके, 21-22 में, जब भी बिकेगा कॉस्ट ये लेना है। और सेल्स क्या लेना है, तो सेल्स कंसिडरेशन, तो सेल्स अपना था इसी है, एक्चुअल सेल्स 760 लिखा हुआ था, 760 रुपए। यानी अगर मैं कैपिटल गेन निकालता हूं तो कैपिटल गेन किस ईयर में निकलेगा, 19-20 में। लेकिन इंडेक्सेशन नहीं होगा, चाहे शेयर्स कितने भी पुराने हो, 17 के शेयर है, 12 महीने 24 महीने कितने ज्यादा हो जाए, इंडेक्शन नहीं होगा। तो सीधे सीधे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 30, कहलाएगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सेक्शन 112A, यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर सेल्स लॉस हो जाएगा, 60 रुपए का लॉस है। यहाँ 10 का प्रॉफिट है, ये हो गया, ये हो गया। यहां पर 0, यहां पर कितना 300। इस तरीके से आपका कैपिटल गेन और लॉस हो जाएगा, इंडेक्शन नहीं मिलेगा। अब मान लो ये 300 नहीं 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए में से 1 लाख तो हो गए एग्जेम्प्ट, 1 लाख क्या हो गए एग्जेम्प्ट, और बाकी जो बचेगा उसके ऊपर कितने परसेंट टैक्स लगेगा, तो सेक्शन 112A कितने परसेंट टैक्स होता है, 10% टैक्स आता है, फ्लैट रेट है, डायरेक्ट, विदाउट एनी डिडक्शन। ये सब जो भी होना था ये हो गया। तो ये स्टेप याद रखो आप, जैसे लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स दिखेंगे आपको विथ एसटीटी दिखेंगे आपको, तो आपको 112A पे आना है। 112A पे जब आना है तो ए से टैक्स, ए से आपको पहले कैलकुलेशन करना है और उसके बाद फिर हम टैक्स पर आएंगे। और ये बात प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। पीछे इसके केस 2 और केस 3 भी दिए हुए सिंघाने में, वो कट कर देना, इसकी जरूरत नहीं है अपने को पढ़ने की, है ना। और पीछे 342 पेज नंबर पर अदर पॉइंट्स में लिखा भी, इंडेक्शन बेनिफिट बारिंग द केस गिवन अबव इज नॉट अवेलेबल व्हेन टैक्स इज पेबल अंडर 112A, ठीक है ना। और क्या लिखा, सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेना आप, कि मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन टैक्स इज पेबल अंडर 112A। यानी जो नॉन रेसिडेंट का क्वेश्चन किया था ना अपने, वो कन्वर्जन वाला, वो सब कंसेप्ट यहां नहीं लगेंगे, यहां तो यही कंसेप्ट है, नॉन रेसिडेंट के लिए भी यही कंसेप्ट है।
80C टू 80U, 80C से 80U तक का कोई डिडक्शन इसमें से नहीं मिलेगा। 4.87A, 87A भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ठीक है। However, the rebate under 87A shall be allowed from the income on total income is reduced by tax payable। तो इस इनकम को छोड़ के बाकी इनकम में से 87A की रिबेट मिलेगी, इसमें से नहीं मिलेगी, ठीक है। ये है कंसेप्ट आपका। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, इसी के नीचे P1 पर आए, क्योंकि यही पार्ट सबसे खतरनाक पार्ट है। क्या लिखा हुआ P1 में, इसी पेज नंबर 342 पर देख लो आप एक बार क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स ऑन 2014 एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेस 55,000 और 49,000। फेयर मार्केट वैल्यू इन स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एंड एनएसई दोनों जगह 90,000 31 जनवरी को। फिर डेट ऑफ ट्रांसफर 500 शेयर बेच दिए इन्होंने 20 अप्रैल 19 को। फेयर मार्क फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इनका 245 है। अदर इनकम इनकी 12 लाख रुपए, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। तो अब हम सेक्शन 112A एप्लीकेबल करते हैं, सेक्शन 112A। तो नंबर 1, पहली बात तो किस ईयर की बात हो रही है, 19-20, क्योंकि 19-20 में इन्होंने ट्रांसफर किया। सेल कंसिडरेशन 500 शेयर्स का है ना, 500 शेयर्स बेचे इन्होंने, कितने में बेचे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है इनका 2,45,000, 2,45,000 रुपए में बेचे। तो जिस ईयर में बेचेंगे उस ईयर में टैक्स आएगा। लेकिन जहां भी 112 आ जाएगी, कहां आएगी 112 है, नंबर 1 इक्विटी शेयर होना चाहिए, यस है ना। एसटीडी दिया बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल, यस। लॉन्ग टर्म है, यस। और वैसे भी आप समझ जाना कि जहां फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी की दी, मतलब 99% केस इसी का होगा। तो वहां पर इंडेक्सेशन नहीं होगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्वेशन मानेंगे। और वो भी कैसे मानेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन का तरीका क्या है, नंबर 1 ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितने में खरीदे थे, ये 2014 में खरीदे थे 55,000 रुपए में। या तो ये लेंगे, या फिर क्या लेंगे, या फिर हम लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 18 की, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखी है। फेयर मार्केट वैल्यू 90,000 रुपए, 90,000। या एक्चुअल कंसिडरेशन, एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है हमारा, 2,45,000। इन दोनों में से लोअर लेना है, बाहर क्या लेना है, लोअर, यानी 90,000 बाहर लेंगे। इन दोनों में से क्या लेना है, हायर। हायर क्या आ रहा है, 90,000। यानी आपकी कॉस्ट 55 से बढ़ा के 90 हो गई थी, तो आपको एक तरीके से 55 से 90 पे जो गेन हुआ वो एग्जाम कर दिया गवर्नमेंट ने, आपकी कॉस्ट बढ़ा दी, बट इंडेक्सेशन नहीं दिया। इंडेक्सेशन नहीं देने का एक दूसरा रीजन ये भी है कि आपको टैक्स कम लगा रहे ना, इस 90,000 में एक 55 आया, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। अब इसमें से क्या होगा, तो इसमें से ये होगा 155 में से, इसमें से 1 लाख रुपए तो आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 1038। अब बचे 55,000। 55,000 पर आप 112A में कितने % टैक्स लगा देंगे, टैक्स 10% टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर, यानी इस केस में टैक्स लग जाएगा 5,500 रुपए, ये टैक्स आ जाएगा। प्लस एजुकेशन से सो बाद में बात करते हैं। ये कंसेप्ट है अल्टीमेट, समझे आप। और इनके अदर इनकम कितनी है, इनके अदर इनकम है 12 लाख रुपए। अदर इनकम कितनी है, 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए की इनकम पे तो नॉर्मल स्लैब्स लगेगा, तो ये तो हो गया टैक्स इस पर ऑन कैपिटल गेन पर। तो आपको कैलकुलेट समझ में आ गया, पूरी बात क्लियर हो गई है ना। स्टेप समझ लो आप कैसे कैलकुलेट करना है, यहां तक आए, फिर उसमें से 1 लाख एग्जाम कर देना है, बचे हुए पे टैक्स लगा देना है। अदर इनकम कितनी, तो अदर इनकम इनकी 12 लाख है। 12 लाख पे नॉर्मल स्लैब, तो स्लैब वाला टैक्स मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको याद होगा क्या स्लैब है, पहले 2.5 लाख रुपए पर नहीं लगता है, फिर अगले 2.5 लाख रुपए पे मैंने बताया था 5% लगता है, 12,500। ये हो गए 5 लाख आपकी। अब 5 से 10 पर जब जाते हैं तो कितना लगता है, 20% में 1 लाख रुपए। और 10 से ऊपर पे कितना लगता है, 30%। तो 10 से ऊपर कितना बचा, इसका 12 लाख की अदर इनकम है। ये इनकम अलग हो गई, वो अलग इनकम हो गई। तो इस वाली इनकम पे तो ये हो गया कि साहब 1 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, बाकी का टैक्सेबल हो गया 10% से। तो जहां स्पेशल रेट होती है उस पर अलग से टैक्स निकलता है। और नॉर्मल स्लैब 2 लाख पे, तो 2 लाख का 30% 60,000।
तो ये हो गया 1,72,500। ये इसका टैक्स हो गया 1,72,500 और ये 5,500 इसका टैक्स हो गया 5,500। दोनों का टैक्स मिला देंगे और इन दोनों के टैक्स पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे। ये आपका टैक्स कैलकुलेशन का काम खत्म हो गया। तो ये वाला पॉइंट एकमात्र आपका थोड़ा सा जो क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम देगा, वरना इस कैपिटल गेन चैप्टर में मकान ज्वेलरी बेचने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 54 भी इतना टफ नहीं था, वो भी इजीली हो जाएगा। इस चैप्टर बहुत इजी देखा जाए तो बस ये वाला। और अगर इसमें भी आपने स्टेप याद रखी जो मैंने लिखवाई है तो ये भी इजी हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें। अगर ये इतनी सी स्टेप आपने याद रखी 1 2 3 4 पॉइंट, बस ये पॉइंट, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करके देख लेना, मैंने जो दिया P1। इसके बाद एक और है P2 भी दिया हुआ है यहीं पर, बट अभी एक काम करते हैं, होमवर्क ये वाला ना करें, अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी है, इसलिए मुझे वो सारे समझा लेने दीजिए, फिर ही शेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। यहां तक आप रिवाइज करें। एक कंसेप्ट और बचा है अभी, वो मैं बताता हूँ। अच्छा हाँ, इसी में एक लास्ट पेज 11th नंबर पेज पर मैं बता रहा था फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो क्या लिखा है, इन केस वेयर द कैपिटल एसेट इज लिस्टेड, अगर लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, तो सामने लिखा है इफ देयर इज ट्रेडिंग इन सच असेट ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को अगर ट्रेडिंग हुई है तो उस दिन की रेट ले लेंगे, जो भी लास्ट क्लोजिंग रेट थी, जो भी हाईएस्ट प्राइस ऑफ द कैपिटल एसेट कोटेड ऑन सच एक्सचेंज ऑन द सेट डेट। इफ देयर इज नो ट्रेडिंग ऑन सच डेट, अगर मान लो इस दिन छुट्टी थी, किसी कारण से ट्रेडिंग नहीं हुई, तो क्या रूल है, हाईएस्ट प्राइस ऑफ डेट ऑफ सच असेट ऑन सच एक्सचेंज ऑन द डेट इमीडिएटली बिफोर, इससे पहले जो भी आखिरी बार ट्रेड हुआ था, मतलब 30 तारीख को या 29 तारीख को, बोले नहीं। और दूसरा पॉइंट, इन केस वेयर द कैपिटल एसेट और यूनिट इज नॉट लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, द सेड असेट वैल्यू ऑफ सच यूनिट इज ऑन द सेड डेट। ये वाला पॉइंट, बाकी के पॉइंट भी और समझाता हूं आपको। सेकंड केस है, इन केस वेयर द कैपिटल एसेट इज अ यूनिट विच इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31 मार्च, उस दिन ही थे, बाद में हुए, तो नेट असेट वैल्यू ऑफ सच यूनिट, नेट असेट एनएवी होती है, नेट असेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड में अक्सर ऐसा होता है कि नेट असेट वैल्यू उनके असेट माइनस लायबिलिटी टोटल आ गई, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करके वैल्यू निकल आती है। जैसा अपन बोलते हैं कैपिटल इंप्लाइड असेट माइनस लायबिलिटीज, तो जो नेट बचा है ये शेयर होल्डर्स फंड होता है, इसमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो आप, तो पर शेयर वैल्यू। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है तो आपकी असेट की वैल्यूएशन करके उसके हिसाब से आ सकता है। बट ये सब हम कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए आप इसकी चिंता ना करें। चार्ट बहुत बड़ा था, मैंने तो उसको कट करके जो मेन पॉइंट था वो बता दिया आपको, जरूरत नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक, ये लेना है। फिर नीचे नोट में, डिडक्शन अंडर 80C2U आर नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सभी जितने भी लॉन्ग टर्म, ये तो शेयर्स की बात नहीं, अब तो आप नॉर्मल पॉइंट पे आ जाओ, जो लॉन्ग टर्म ज्वेलरी पर, मकान पर, किसी भी लॉन्ग टर्म होता उस पर भी शॉर्ट टर्म 111 है, कौन सा, विथ एसटीडी वाला, लॉन्ग टर्म 112A, ये इन सब में से 80C से U तक का डिडक्शन मिलता ही नहीं है। इसका मतलब 80C से U सिर्फ किस केस में मिलेगा, जब शॉर्ट टर्म नॉर्मल होगा विदाउट एसटीडी, बस एक ही केस में, बाकी किसी भी केस में कैपिटल गेन में 80C अवेलेबल। और एक लास्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताता हूं, क्योंकि उसके लिए भी मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। पहले आप यहां तक का कंप्लीट रिवीजन कर लें, क्योंकि आज जो ये शेयर्स वाला पार्ट है इसको आपको 2 से 3 बार कम से कम देखना पड़ेगा, तब बात क्लियर होगी, और ये क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा, तब जाके समझेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।